तो दोस्तों ये था मेरा पहला पॉइंट जिसमें हमने देखा कब कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट कर लिया जाएगा, पियर्स कर दिया जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड पॉइंट, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस। कुछ टैक्स लॉस के मैटर में, ड्यूटीज के मैटर में या स्टाम्प ड्यूटी के मैटर में जब गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी को इसलिए फॉर्म किया गया ताकि टैक्स का इवेशन हो सके, तो ध्यान रखना फिर क्या बोला गया, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस में जब कुछ लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज और स्टैम्प से रिलेटेड मुद्दे में, पर्टिकुलरली वेयर क्वेश्चन ऑफ द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज इन इशू, खासकर उस केस में जिसमें फिर ये चेक करना है कि कंट्रोलिंग किसके पास है, कंट्रोलिंग मैन मुद्दा है और देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या एक कंपनी बनाकर टैक्स को इवेड किया जा रहा है या उसकी कोशिश की जा रही है। तो सेकंड पॉइंट में मेन लाइन है मेरी, वेयर क्वेश्चन ऑफ दी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज इन इशू। और केस का नाम जरूर जरूर याद रखना है दोस्त। पहला नाम बोलो, एस डॉट बेरेंसन, स्पेलिंग में BERE, ये ध्यान रखना, वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ये केस लॉ था जिसमें कोर्ट ने बोला भैया कंपनी को फॉर्म इसलिए किया गया क्योंकि टैक्स इवेड हो सके, तो चलो हटाओ कॉर्पोरेट वेल्थ को। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देखो कि एक्चुअली कौन लोग हैं, किन लोगों के पास कंट्रोल करने का पावर है। और थर्ड वन, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, जब एक कंपनी इसलिए बनाई गई ताकि दूसरी कंपनी अपना पूरा लीगल ऑब्लिगेशन उस कंपनी पर शिफ्ट कर सके। तीसरा पॉइंट, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। ऐसा कब हुआ सर, जब यह मालूम पड़ जाता है कि किसी कंपनी को बनाने का सोल पर्पस, मेन पर्पस, किसी कंपनी को फॉर्म करने का सिर्फ उसको एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना है ताकि आपका जो बोनस है, आपका जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो रिड्यूस हो जाए। तो कंपनी क्यों बनाई गई, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा लीगल ऑब्लिगेशन फॉर पेइंग ऑफ बोनस टू वर्कमैन गेट्स रिड्यूस्ड। अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पियर्स कर दो भैया, कॉर्पोरेट वेल्थ हटा दो, क्योंकि रियल ट्रांजैक्शन इट इज नॉट एक्चुअली कंपनी। कंपनी तो सिर्फ किस लिए बनाई गई, एक्स ने वाई लिमिटेड कंपनी इसलिए बनाई ताकि उसका लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। केस था फेमस केस, वो था वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज। वापस से वर्कमैन मतलब मजदूर, लेबर इन द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये कंपनी और उसके ही वर्कर्स, उसके ही एम्प्लॉयज के बीच का झगड़ा था। तो कंपनी क्यों बनाई बॉस, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज ने, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना बोनस वर्कमैन को पे न करे और अपना लायबिलिटी को रिड्यूस कर पाए। फोर्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज जस्ट टू एक्ट देम एज एन एजेंट। क्या मतलब, एक कंपनी एक्स लिमिटेड, उसने वाई लिमिटेड सिर्फ इसलिए बनाई ताकि वो कंपनी मेरे लिए सिर्फ एजेंट का काम करे, ट्रस्टी का काम करे। सब्सिडरी बनाई जरूर है बट उसका पर्पस एक्चुअली कंपनी रन करना नहीं है, एक्चुअली अपने प्रिंसिपल, अपनी मेन कंपनी मतलब एक्स को बचाना है, एक्स के बिहाफ पे काम करना है। तो जब कोर्ट ने देखा, कहने को ये दो कंपनीज हैं पर ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ये छोटी कंपनी जो है ये सिर्फ प्रिंसिपल के लिए काम कर रही है, इट मींस इसका बनाने का होलसेल पर्पस सिर्फ एजेंसी या एजेंट की रिलेशनशिप को डेवलप करना था। तो कोर्ट ने बोला चलो कॉर्पोरेट विल को हटा दो। देखिए केस क्या था, ये जो कंपनी थी वाई लिमिटेड जस्ट वर्किंग एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर और ऑफ अनदर कंपनी, किसी के लिए भी वर्क कर रही है पर कर रही है एज एन एजेंट, एज ए ट्रस्टी और फॉर अनदर कंपनी, या तो मेंबर्स के लिए या किसी अनदर कंपनी के लिए। और तब कोर्ट को लगता है कि उसने अपनी इंडिविजुअलिटी, उसका अपना अस्तित्व है ही नहीं, लॉस्ट हो गया है, किसके फेवर में, अपने प्रिंसिपल के फेवर में। तो जब ऐसा लगता है कि ये कंपनी सिर्फ एजेंट की तरह काम कर रही है और काम तो प्रिंसिपल के लिए कर रही है, कहने का मतलब इसका एग्जिस्टेंस का कोई सेंस नहीं बचा। तो कोर्ट ने बोला चलो कॉर्पोरेट विल को हम यहाँ एंड करते हैं। और केस का नाम है मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। तो भैया मैं वापस से बोल रहा हूं, इसको दिमाग में बैठा लो, याद रख लो, वो है मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। और फिफ्थ वन, अगर कंपनी का होलसेल पर्पस फॉर्मेशन का सिर्फ फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट या लॉ को डिफीट करना हो तो डेफिनेटली कोर्ट सारे दरवाजे, सारे पर्दे सब तोड़ते हुए कॉर्पोरेट वेल को खत्म कर देगी। आखिरी केस, वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड। इस कंपनी के फॉर्मेट को लोग गलत यूज करने लग गए। जब लग गया कि मेंबर और कंपनी अलग अलग हैं, जब लग गया लोगों को कि यार अपन कुछ भी करेंगे लायबिलिटी तो कंपनी की होगी, अपना क्या बिगड़ना है, तब जाके लॉ ने बोला व्हेन द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस, जैसे लॉ को डिफीट करना, लॉ को सर्कमवेंट करना, क्रेडिटर्स को धोखा देना, कोई लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करना, तो फिर कोर्ट ने बोला कि हम कॉर्पोरेट वेल को यहाँ पर एंड करेंगे, उसको लिफ्ट करेंगे, उसको पियर्स करेंगे। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, हॉर्न की स्पेलिंग में आखिरी में ई आ रहा है तो मोटर और हॉर्न से याद रह जाएगा। गिलफोर्ड वर्ड यूज करना, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, मोटर और हॉर्न
इससे ये केस आखिरी याद रहेगा। इसके ऊपर वाला था मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, इसके ऊपर वाला था सर वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज, उसके ऊपर वाला था सर तो मोटर याद रखना और हॉर्न याद रखना, इसके ऊपर वाला था मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, इसके जस्ट ऊपर जब आप कोई लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड कर रहे हो तो केस का नाम था वर्कमैन, एम्प्लॉय याद करना, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज, इसके जस्ट ऊपर जब आप टैक्स इवेशन के लिए ऐसा कुछ कंपनी फॉर्म करते हो तो केस का नाम था एस बेरेंसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, और इसके ऊपर डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये 5 केसेस जिसमें आपकी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दी जाती है, ये 5 केसेस जिसमें आपकी सेपरेट आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाता है और देखा जाता है कि बिहाइंड द फेसेड, चेहरे के पीछे असली चेहरा कौन है। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने आप काम नहीं कर सकती, तो वो कौन लोग हैं जो कंपनी का सहारा लेके, कंपनी को बेस बना के इलीगल एक्टिविटीज, डिफ्रॉडिंग ऑफ क्रेडिटर, इवेशन ऑफ टैक्स, एजेंसी उसको बना दिया कंपनी को, इस तरह से काम कर रहे हैं। तो बॉस ये था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इंपॉर्टेंट वर्ड था लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन, दैट इज डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड इंस्टीड पेइंग रिगार्ड टू, उन पे फोकस करो जो उस कंपनी के पीछे हैं, पेइंग रिगार्ड टू द रियलिटीज बिहाइंड द लीगल फेसेड ऑफ द कंपनी। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो कोर्ट यहां पर इग्नोर कर देगी सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, कोर्ट यहां इग्नोर करेगी आपके कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट। 5 केसेस वापस से टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर इट इज अ फ्रेंड और एनिमी। सेकंड वाला पॉइंट था हमारा टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस। थर्ड वाला पॉइंट है टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। फोर्थ वाला कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई गई टू एक्ट एज एन एजेंट। और फिफ्थ अलग अलग पर्पजेज में सबसे खतरनाक है वो है फॉर फ्रॉड, फॉर इम्प्रॉपर पर्पजेस। तो दोस्तों ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। बहुत अच्छे से याद करके आना। 6 मार्क्स में है तो थोड़ा सा छोटा और करना चाहो 1-2 लाइन कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट केस लॉ के नाम जरूर लिख के आना है। ध्यान रखिएगा केस आपसे नहीं छूटना चाहिए। ये 5 केसेस कोड कर जाओ, पूरे के पूरे मार्क्स ले जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि सर कंपनी इसको हम कितने हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। जब हम सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करते हैं तो दिमाग में आती है कंपनीज को अगर डिवाइड करेंगे तो कितने तरह से कितने क्लासिफिकेशंस होंगे। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो दोस्तों अब हम मूव कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर कि अगर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो सर कितने तरह से उसको डिवाइड किया जा सकता है, कितने क्लासिफिकेशंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ये अभी जो बेसिस है, ये जो डिवीजन है, ये सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है। सर पहला डिवीजन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन 222 बोलता है एक ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी मेंबर्स की सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है जहां तक उनके पास नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स है, ये ध्यान रखिएगा, या जितना उनका अनपेड अमाउंट है उतने तक की लायबिलिटी है तो वो कंपनी कहलाएगी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सर अब इंग्लिश में बोलें फटाफट, चलिए सेक्शन 222 ध्यान रखिएगा, सेक्शन 222 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस दैट, क्या डिफाइन किया, when the liability of the members of the company, ये मन से लिखेंगे भैया, is limited by, ये लिमिटेड कहां से आ रहा है, by its MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये लिमिटेड लायबिलिटी ये कैसे मालूम पड़ेगा सर, ये मेमोरेंडम से ही मालूम पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मन से लिखना, इज लिमिटेड बाय, क्या लिखोगे, इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कहां तक, टू द अमाउंट अनपेड, वो भी अगर अनपेड है तो, इफ एनी, अगर अनपेड नहीं है तो मेरी अब कोई लायबिलिटी नहीं होगी, तो टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो 3 मेन वर्ड मेरे लिए, लिमिटेड बाय एमओए, टू द अमाउंट अनपेड, लिमिटेड बाय शेयर्स। सेकंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका सेक्शन 1 घटा देना तो 222 में से 1 बचा तो बचा 221। सेक्शन 221 ऑफ द कंपनी एक्ट डिफाइंस इट एज, कौन सी कंपनी है सर ये, अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय, यहां तक तो आपको मन से लिखना है, वापस से एमओए आएगा मेन वर्ड, लिमिटेड बाय एमओए टू सच अमाउंट, कितना सर, लिमिटेड बाय गारंटी मतलब मेंबर ने जितने की गारंटी ले रखी है, कहां लिखा है सर, एमओए में लिखा है द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड बाय एमओए, कितनी, टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रेस्पेक्टिवली अंडरटेक, जितने की वो अंडरटेक कर रहा है, जितने की लायबिलिटी लेने को तैयार है, टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप, ऑफ इट्स वाउंड अप बोले, वाइंडिंग अप कीजिए तो बढ़िया है। चलिए भैया, तो कहां तक मेरी लायबिलिटी, टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रेस्पेक्टिवली अंडरटेकन, जितना मैंने लायबिलिटी बियर करने या गारंटी की बात कही है, अंडरटेकन बाय एमओए टू कंट्रीब्यूट टू इट्स असेट, उसकी असेट्स को कंट्रीब्यूट करूंगा मैं,
इन द इवेंट ऑफ इट्स वाउंड अप, वाइंडिंग अप निकलता है मुंह से, पर वाउंड अप लिखना है। यह है सेक्शन 221। सिंपल भाषा में जितने की मैंने लाइबिलिटी अंडरटेक किए, गारंटी लिए, उतने के लिए मैं लायबल हूं। नेक्स्ट, अनलिमिटेड कंपनी सर, 222, 221 और 292 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस अनलिमिटेड कंपनी एज अ कंपनी नॉट हैविंग, मेन वर्ड नॉट हैविंग एनी लिमिट। नाम ही अनलिमिटेड है भैया, नाम ही अनलिमिटेड है दादा, तो फिर क्या बोलोगे? नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। इन सच अ केस लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर सीजेस, ध्यान रखना उस मेंबर की लायबिलिटी एंड हो जाएगी, सीज हो जाएगी जैसे ही वो मेंबर नहीं रहा, व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। ध्यान रखना, तो एक अनलिमिटेड कंपनी में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन आप जैसे ही मेंबरशिप से हटते हो आपकी लायबिलिटी पूरी तरह से एंड हो जाती है। तो सर फिर ऐसे मेंबर की लायबिलिटी कहां तक होगी? देखिए, लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर extends to the whole amount of the company's debts and liabilities। whole word इंपॉर्टेंट है यहां पर, whole amount of the company's debts and liability। बट क्या मैं अकेला मेंबर ही लायबल हूं? नहीं सर, अनलिमिटेड कंपनी में मान लो 3000 मेंबर है, 2000 मेंबर है, 100 मेंबर है, तो क्या मैं अकेला लायबल हूं? नहीं, लायबिलिटी टू द होल अमाउंट है, बट मेरा राइट क्या है? मेरे साथ बाकी लोग भी इसको शेयर करेंगे, मैं अकेला बियर नहीं करूंगा। तो मेन वर्ड, ही इज एंटाइटल्ड टू, उसका अधिकार है कि बाकी लोगों से वो कंट्रीब्यूशन ले सकता है, ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी अदर मेंबर्स। ऑफिशियल लिक्विडेटर अब मेंबर्स को बुलाएगा सर, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर मेंबर्स को बुलाएगा, पर उस समय मेरी लायबिलिटी क्या होगी? तो लाइन क्या है? द ऑफिशियल लिक्विडेटर मे कॉल द मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी और डेट्स ऑफ द कंपनी विच कैन बी अनलिमिटेड। तीन वर्ड भैया इंपॉर्टेंट, नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। दूसरा, लायबिलिटी सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। तीसरा, एक्सटेंड्स टू द होल अमाउंट ऑफ द डेब्ट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। चौथा, एंटाइटल्ड टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। पांचवा, अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर बुला रहा है तो क्या करेंगे? मेक ऑल द मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, मेन वर्ड, विच कैन बी अनलिमिटेड। ये था आपका तीन तरह से कंपनी का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। पहला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 221। ऊपर वाला तो सेक्शन 222 और आखिरी वाला है 292। इजी आंसर, आराम से लिख सकते हैं। मैंने अनलिमिटेड का आंसर थोड़ा सा ज़्यादा रखा कि अगर अलग से आए तो आप लाइन बढ़ा सकते हैं, अगर अलग से नहीं आए, पूरा आंसर एक साथ आए, तो हम यहाँ पर आंसर को एंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये था आपका एक और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। नेक्स्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। सर वन पर्सन तो सोल प्रोप्राइटर होता है, यस, पर नए कंपनीज एक्ट 2013 ने वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट दिया। इसका मतलब एक सोल प्रोप्राइटर भी अपने आप को कॉर्पोरेट फॉर्म में ला सकता है, वो भी अपने आप को लीगल एंटिटी बता सकता है, वो भी अपने आप को सोल प्रोप्राइटर से हटके लीगल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में शो कर सकता है। उससे उसको क्या फायदा मिलेगा? उससे फायदा मिलेगा कि उसकी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, उससे फायदा मिलेगा कि उसका कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस होगा, और एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के तहत, नहीं यार ये रहने देते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ड हटा देंगे। तो बॉस, ओपीसी का कंसेप्ट सेक्शन 262 में लाया गया कंपनीज एक्ट के, जिसमें कि एक सोल प्रोप्राइटर की जगह एक व्यक्ति कंपनी फॉर्मेट में अपने आप को स्ट्रक्चर कर सकता है। सर अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एज पर सेक्शन 262 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इट डिफाइंस एन ओपीसी। क्या है सर ये ओपीसी? इट इज एज अ कंपनी defines OPC as a company which has only one member। ध्यान रखना, which has only one member। तो सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? ये बोलता है, ये डिफाइन करता है एन ओपीसी एज अ कंपनी विच हैज वन पर्सन, ये देखो पर्सन दिख रहा है, वन पर्सन एज अ मेंबर। इट इनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। इसीलिए नए कंपनी लॉ ने एक इंडिविजुअल को मौका दिया कि वो अपने आप को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ले डाउन करे। और क्या क्या खास बात है सर? सेक्शन 3(1)(c) ऑफ कंपनीज एक्ट एक और लाइन बोलता है ओपीसी के बारे में कि ये कंपनी कहलाएगी हमेशा एक प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी सर? एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और एटलीस्ट वन मेंबर तो हो। सर नाम ही वन पर्सन है तो कम से कम वन मैन शो, एक पर्सन तो होना ही चाहिए। तो 3(1)(c) ने भी बोल दिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कैटेगरी में जाएगी, और कम से कम एटलीस्ट वन मेंबर होना जरूरी है। सर ओबीसी के क्या क्या फीचर्स हैं? पहला, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन पर्सन एज अ मेंबर। दूसरा, देयर इज नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, नो लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड। अब एलिजिबिलिटी क्या होगी? क्या आप और मैं ओपीसी बना सकते हैं? कैसे तय होगा? तो सर सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन ओपीसी फॉर्म कर सकता है? ओनली अ नेचुरल पर्सन। ध्यान रखना, आप और मैं नेचुरल पर्सन है, बाकी सब आर्टिफिशियल हैं। हम बीइंग अ नेचुरल पर्सन, और दूसरा जो इंडियन सिटीजन है, तो दूसरा वर्ड, पहला नेचुरल, दूसरा इंडियन सिटीजन, और तीसरा उस इंडियन सिटीजन का यहाँ क्या होना जरूरी है? रेसिडेंट इन इंडिया। तो तीन अलग अलग कैटेगरी आ गई भैया। सबसे पहला आप और मैं नेचुरल पर्सन है, यस। दूसरा हम इंडियन सिटीजन है, यस। तीसरा हम रेसिडेंट है। सर रेसिडेंट का मतलब
रेसिडेंट का मतलब वो व्यक्ति जो इंडिया में स्टे करता हो फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, ऐसा व्यक्ति रेसिडेंट होगा। पर सर कौन से साल में 182 डेज देखेंगे? ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर, चेक कर लो, ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर नहीं है ये, कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर मतलब तारीख से तारीख देखना है आपको। फाइनेंशियल ईयर अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। ओबीसी के लिए ध्यान रखना 3 बातों का पूरा होना जरूरी है एलिजिबिलिटी के लिए। पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा रेसिडेंट, तीसरा सिटीजन। रेसिडेंट कौन होगा सर? जो 182 डेज कम से कम, नॉट लेस देन बोला है तो कम से कम नॉट लेस देन 182 डेज ही इज इन इंडिया, हु स्टे इन इंडिया फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर, ये पहली कंडीशन। दूसरा, ही शैल इनकॉर्पोरेट ओपीसी। ओके सर, शैल बी अ नॉमिनी, और ऐसा ही व्यक्ति ओपीसी में नॉमिनी भी हो सकता है। नॉमिनी भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है जो इन कंडीशंस को पूरा करे। तो ही शैल बी एलिजिबल टू आइदर इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी, और दूसरा शैल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी। अगर मैंने ओपीसी बनाई और मुझे लगता है अगर मेरी डेथ हो गई तो इसका क्या होगा, तो मैं आपको नॉमिनी अपॉइंट कर रहा हूं। जो नॉमिनी होगा उसके लिए भी ये 3 शर्तें पूरी होना जरूरी है। पहला, ये एलिजिबल क्राइटेरिया। दूसरा एलिजिबल क्राइटेरिया, क्या हम माइनर को ले पाएंगे? ना 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 ही वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट में शेयर होल्ड करेगा। तो नाइदर ही कैन बी अ मेंबर, नाइदर ही कैन बी अ नॉमिनी, सो ही विल नॉट होल्ड एनी शेयर। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है सर ओपीसी पे? जब हम ओपीसी बनाते हैं तो हमको किन किन रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखकर ओपीसी बनानी है? पहली रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई कंपनी ओपीसी है तो वो अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं करेगी। ध्यान से देखना, कैन नॉट वर्ड लिखा है। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड और इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी होती है, आपको मालूम है। हालांकि इसको कभी कभी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? आइदर प्राइवेट और पब्लिक इन सर्टन केसेस। तो पहली रेस्ट्रिक्शन सर ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं होगी। दूसरी रेस्ट्रिक्शन, ये कभी भी एनबीएफसी बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। दूसरी रेस्ट्रिक्शन, इट कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो कुल मिला के ये बाकी सब कुछ बिजनेस करे, बाकी सारे धंधे करे, पर कभी भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वाला बिजनेस ओपन नहीं करेगी। थर्ड वन, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1। ध्यान रखना, अगर मैंने एक बार ओपीसी बना ली तो मैं एक और ओपीसी नहीं बना पाऊंगा। तो क्या लिखा है? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। भैया दादा, गवर्नमेंट बोल रही है ओ लल्ला तेरे को एक बनाने दी ना, अब तू 2 क्यों बना रहा है? तेरे को एक बार हमने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया, उसमें काम करता जा सारे। आप बोल रहे हो नहीं मैं अलग अलग बनाना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। ओपीसी एक व्यक्ति एक ही बना रहा है, और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1। और तो और आप अगर एक कंपनी में नॉमिनी हो गए तो आप दूसरी ओपीसी में नॉमिनी भी नहीं होगे। तो बहुत सिंपल सी बात, ना तो आप दूसरी ओपीसी बनाओगे, ना ही दूसरी ओपीसी में मेंबर बनोगे। थर्ड रेस्ट्रिक्शन। फोर्थ क्या है? ओपीसी अपने आप को, ओपीसी बनने के बाद अपने आप को तुरंत वॉलेंटरीली किसी और कंपनी, किसी और काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं करेगी। फोर्थ रेस्ट्रिक्शन, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलेंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी। आप अपने आप को किसी दूसरी काइंड में कन्वर्ट नहीं करोगे अनलेस, जब तक कि 2 साल का समय बीत न जाए। आपके इनकॉर्पोरेशन से जब तक 2 साल न बीत जाए, आप अपने आप को किसी और फॉर्म में, जैसे पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट कब कर सकते हो? अनलेस बोला 2 साल तक नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट बोला कब कर सकते हो? जब आपकी पेड अप शेयर कैपिटल। फोर्थ रेस्ट्रिक्शन है, ओपीसी अपने आप को वॉलेंटरीली किसी और टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं करेगी जब तक कि, अनलेस 2 years हैज एक्सपायर्ड, जब तक कि 2 साल खत्म न हो गए हो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो अपने आप को किसी और फॉर्मेट में ओपीसी से कन्वर्ट नहीं करेगी। बर कब आप ऐसा कर सकते हो? एक्सेप्ट 2 साल के पहले भी कब आप ऐसा कर सकते हो? तो उन्होंने बोला एक्सेप्ट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा की आपकी पीयूएससी हो जाए। पीयूएससी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। और दूसरा, जब आपका दोनों में से एक हो जाए तो भी चलेगा, और इट्स एवरेज टर्नओवर, आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, ये मैंने हैंडरिटन लिखा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़। जिस रेलिवेंट पीरियड में आप ये काउंटिंग कर रहे हो उसमें कम से कम आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो, तो फिर आप अपने आप को कन्वर्ट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन के बाद आता है सर, ओपीसी का भी मेमोरेंडम होगा? बिल्कुल होगा। क्या इंडिकेट करेगा? यार एक ही व्यक्ति कंपनी है तो सबसे पहले उसका नाम बताओ। यार एक पर्सन कंपनी है तो सबसे बड़ी रिस्क क्या है कि अगर उसको कुछ हो गया तो क्या होगा? तो ओपीसी के मेमोरेंडम में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन जो इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मेंबर बन जाएगा। मतलब सर सबसे पहले एमओए में ओपीसी के ये लिखो
कि अगर मेरी डेथ हुई, मैंने ओपीसी बनाई, तो मेरी जगह या मेरे इनकैपेसिटेटेड होने पे मेरी जगह कौन आएगा? तो इंग्लिश वर्ड शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विल एक्ट एज अ मेंबर ऑफ द ओपीसी। वो कौन दूसरा व्यक्ति है जो कि मेरी डेथ पे, मेरी इनकैपेसिटी पे यहां पर मेंबर बनेगा? ये ओपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको लिखनी चाहिए। दूसरी बात, जिस दूसरे व्यक्ति का नाम दिया गया, जिस अदर पर्सन का नाम दिया गया, उससे आपको प्रायर रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो यहां नॉमिनी हो जाएगा, जो यहां व्यक्ति अपॉइंट हो जाएगा, वो एक ही जगह अपॉइंट हो सकता है, एक ही ओपीसी में हो सकता है, दो जगह नॉमिनी भी नहीं हो सकता। तो गिव हिज प्रायर कंसेंट, रिटर्न की ओरल, सर रिटर्न, एंड द सेम शैल बी फाइल्ड विथ आरओसी, आरओसी को फाइल कर दो भैया आप ये जानकारी। तीसरी बात, क्या वो अदर पर्सन बीच में अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? ही मे हैव द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। मैंने आपका नाम सजेस्ट किया कि अगर मेरी डेथ होती है या मैं इनकैपेसिटेट होता हूं तो यू विल बी माई अथोराइज सब्सक्राइबर, ओके। अब आपने ध्यान रखना, यू विल बी माई अथोराइज सब्सक्राइबर, अब इस बीच मैं तो जिंदा हूं, इनकैपेसिटेट भी नहीं हुआ, पर आपकी खुद की इच्छा हो गई कि यार हम खुद ही ओपीसी बनाए, तब आपने ऊपर पढ़ा है कि या तो ओपीसी बना लो या नॉमिनी हो जाओ। आप बोल रहे हो सर अब मैं विड्रॉ करना चाहूंगा, प्लीज आप किसी और को नॉमिनी बना लो, तो ऐसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यू हैव द राइट टू विड्रॉ योर कंसेंट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सर, मेंबर ऑफ द ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, भाई मे भी आपको हटा सकता हूं, अगर आप खुद विड्रॉ हो सकते हो तो मे भी तो आपको हटा सकता हूं, बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड दी कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू रजिस्ट्रार। हटा दो, उसको भी हक है, वो बीच में जा सकता है, मुझे भी हक है, मैं बीच में उसको हटा सकता हूं। खास बात, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड, ध्यान रखना, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द अदर पर्सन शैल नॉट बी, ध्यान रखना नॉट लिखा है, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। आप ये मत बोल देना कि सर उसने अपनी कंसेंट ले ली या मैंने उस व्यक्ति का नाम बदल के किसी दूसरे को अपने साथ ले लिया, तो ये अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है मेमोरेंडम के एंगल से। तो बॉस हमारे पास करीब करीब 12 पॉइंट है, एलिजिबिलिटी के साथ मिला लो, रेस्ट्रिक्शन के साथ मिला लो और मेमोरेंडम के साथ मिला लो, तो ओपीसी के बारे में सफिशिएंट पॉइंट है लिखने के लिए। आप चाहो तो इसमें से एक आध पॉइंट कम कर सकते हो, पर एलिजिबिलिटी जरूर लिखना। रेस्ट्रिक्शन 4 हैं, आप 2 या 3 तो कम से कम लिखना, और मेमोरेंडम भी एटलीस्ट 2 पॉइंट जरूर लिख के आना। तो शुरू के 2 पॉइंट अच्छे पॉइंट है, आप इनको लिख सकते हो, बाकी के 2 पॉइंट को मर्ज भी कर सकते हो। शैल हैव अ राइट टू विड्रॉ एंड शैल बी एलिजिबल टू बी विड्रॉन, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे के वर्ड्स को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो दोस्तों एक बार और देखते हैं ओपीसी के ऊपर। हमने सबसे पहला पढ़ा सेक्शन 262 जिसमें ओनली 1 पर्सन विल बी अ मेंबर, दूसरा हमने बोला एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेशन के लिए बनाया गया, तीसरा हमने पढ़ा 31C में इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी माना जाता है, फोर्थ हमने पढ़ा 1 पर्सन ही होगा, कोई मिनिमम प्रोडक्ट कैपिटल की लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, एलिजिबिलिटी के लिए नेचुरल रेसिडेंट सिटीजन 3 वर्ड, नॉमिनी भी ऐसा ही व्यक्ति होगा, माइनर कभी भी इसमें मेंबर, नॉमिनी या एलिजिबल टू होल्ड शेयर्स नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन सर सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट मत करो, पब्लिक प्राइवेट में कर सकते हो। दूसरी रेस्ट्रिक्शन सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मत करो, तेज बोल रहा हूँ क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मत करो। तीसरी रेस्ट्रिक्शन सर एक से ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है, इस पे केस लॉ भी बन सकता है, ये थर्ड वाली, कि एक व्यक्ति कितनी ओपीसी बना सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मोर देन 1 ओपीसी या बिकम मेंबर इन मोर देन 1 सच कंपनी, ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक में आप ऐसा कर सकते हो। और फोर्थ है, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपके 2 साल इनकॉर्पोरेशन से इलैप्स या एक्सपायर नहीं हो गए हों। उसमें आपको एक सुविधा दी गई कि अगर आपका PUSC पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा है या आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मेमोरेंडम के 4 बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मेमोरेंडम में एक व्यक्ति का नाम मुझे नॉमिनेट करना है जो मेरी डेथ के केस में, मेरी इनकैपेसिटेट के केस में मेंबर बनेगा, और वो रिटर्न प्रायर कंसेंट देगा, और मैं आरओसी को ये बताऊंगा, प्लस उसके पास राइट है टू विड्रॉ हिज कंसेंट, प्लस मेरे पास राइट है कि मैं नोटिस देकर कंपनी को उसको हटा भी सकता हूं, प्लस ये अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। दीज आर ऑल द पॉइंट्स अबाउट ओपीसी। तो एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन याद जरूर कीजिएगा। देखो भैया, चूंकि ओपीसी एक नया कंसेप्ट है और आप लोग पहली बार कंपनी लॉ पढ़ रहे हो और आपके लिए तो बिल्कुल नया नवेला कंसेप्ट है, तो चांसेस हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंटिंग, कुछ ना कुछ छोटा सा शॉर्ट नोट या कोई रेस्ट्रिक्शन या एलिजिबिलिटी पे 2 नंबर भी बन सकता है कि 2 नंबर में उन्होंने एलिजिबिलिटी पूछ ली, चलो बताओ ओपीसी कौन कौन ओपन कर सकता है। इसीलिए मैंने 3 पार्ट अलग अलग करके आंसर को क्लब किया। मॉड्यूल में थोड़ा सा ये आंसर बिखरा हुआ है,
भैया मान लो आईसीआई ने पूछ लिया चलो ओबीसी पे शॉर्ट नोट मत लिखो, आप तो सिर्फ एलिजिबिलिटी बताओ। अब देखो अपन अटक जाते हैं यहाँ पे, यहीं तो गड़बड़ हो जाती है। आपको पूछा सिर्फ एलिजिबिलिटी 3 मार्क्स, तो क्या सर वो लिखना रहेगा। इसीलिए हमने इसके 3-4 पार्ट कर लिए कि हम एक एक हिस्सा भी अगर हमसे पूछते हैं तो हम आराम से आंसर बना पाएंगे। मॉड्यूल में थोड़ा सा ये बिखरा हुआ आंसर है, हॉचपॉच पोजीशन पे दिया मैंने आपके लिए, ये इकट्ठा करके एक जैसा सीक्वेंस बना दिए, इसको जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, उसके लिए सेक्शन है 268 और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो हमारी पहले भी पढ़ी हुई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स कैसी कंपनी, अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब नहीं है अलग बात है, पर लीगल लैंग्वेज है। मिनिमम शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड खास बात विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो 3 रेस्ट्रिक्शंस, वो 3 जादुई रेस्ट्रिक्शन जो एक कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है, अगर वो रेस्ट्रिक्शंस हैं तो फिर वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानी जाएगी। तो सर आर्टिकल में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? सबसे पहला, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। एक मेंबर, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेंबर अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, ये पहला रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल में लिखा होना जरूरी है। दूसरा, ओपीसी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, हमने देख लिया। तो उसमें कितने लोग होंगे सर? एक, ओनली 1। उसको अगर छोड़ दें तो बाकी कोई सी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उसकी नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो लैंग्वेज कैसी होगी सर? पहला हिस्सा एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, इसको छोड़ दो। लिमिट्स द नंबर, दूसरी रेस्ट्रिक्शन, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, ये दूसरी रेस्ट्रिक्शन। अब इन 200 की गिनती कैसी करनी है, ध्यान से सुनना भैया। किसी कंपनी में 200 ही मेंबर हैं, क्योंकि 200 क्रॉस हो गए तो प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंडीशन तोड़ देगा। तो 200 कैसे गिनेंगे सर? अगर 200 गिनना है तो पहली बात, अगर 2 लोग मिलकर ज्वाइंटली शेयर होल्ड करते हैं तो कहने को 2 लोग हैं, माना क्या जाएगा सर? 1 मेंबर माना जाएगा। पर्सन कितने? 2, माना क्या जाएगा? 1 मेंबर। तो जब 1 या 1 से ज्यादा लोग ज्वाइंटली शेयर होल्ड करेंगे तो वो भले ही 3 हो, 4 हो, 5 हो कि 10 हो, मेंबर कितने माने जाएंगे सर? ओनली 1। दूसरी बात, एक और उन्होंने बोला कि 200 गिनते समय आपको अपने प्रेजेंट एम्प्लॉइज को बाहर करना है। पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट, आर मतलब जो आज हैं, हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, उनको भी एक्सक्लूड करना। और दूसरा, पर्सन हु हैव बीन, जो कि थे फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोग जो पहले उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में थे और मेंबर्स भी थे। दोनों बात थी, वो एम्प्लॉइज भी थे और उनके पास शेयर्स भी थे, वो मेंबर्स भी थे। तो दूसरा लाइन क्या बनेंगे? पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मरली, पहले इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड वेयर मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, जब वो नौकरी में थे उस समय दे वेयर अल्सो द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, उनको एक्सक्लूड करना है। क्यों सर? ऐसा इसलिए कि वो पहले मेंबर थे, वो मेरे एम्प्लॉय भी थे, अब वो नौकरी छोड़कर जा चुके हैं, पर उन्होंने शेयर ट्रांसफर नहीं करे, शेयर अभी भी उनके पास ही हैं। मतलब पहले वो मेरे एम्प्लॉय भी थे, मेंबर भी थे, अब सर वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है पर मेंबर हैं। कैसे? ये लिखा हुआ है, एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, उन्होंने नौकरी भले ही छोड़ दी पर आज भी उनके पास शेयर्स हैं, आज भी वो मेरे मेंबर्स हैं। इन 2 लोगों को शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इन 2 लोगों को आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्या गिनते समय सर? 200, इन 2 लोगों को आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्या गिनते समय सर? हमको जब 200 की संख्या गिननी होगी तो हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बॉस पहली बात, 2 से ज्यादा ज्वाइंट ओनर्स को हम 1 मानेंगे, ज्वाइंट होल्डर्स को हम 1 मानेंगे। दूसरी बात, प्रेजेंट एम्प्लॉय काउंट मत करना। तीसरी बात, फॉर्मर जो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे and where members of the company are continued to be members even when the employment have ceased, उनको भी आपको इंक्लूड नहीं करना। ये थी दूसरी रेस्ट्रिक्शन। और तीसरी, the company which prohibits any invitation to the public to subscribe the shares or securities of the company, ध्यान से सुनना, ऐसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी माना जाएगा जो प्रोहिबिट करता है पब्लिक से कोई भी इन्विटेशन, पब्लिक से कोई भी पैसा कॉल नहीं करेगा। सिंपल मतलब वो कभी भी अपना पब्लिक इशू नहीं लाएगा। तो तीसरी कंडीशन है हमारी वो है प्रोहिबिट्स, तीसरी कंडीशन है हमारी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो भैया पहला, ट्रांसफर नहीं कर सकते, दूसरा 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, और तीसरा इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज कभी भी मत देना। सर अब ये 200 गिनने में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिए। सपोज एक अफलातून प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्वेश्चन बोलता है उसमें 250 लोग हैं, 250 पर्सन आर देयर। अब बताओ ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस
रख रही है कि अपना स्टेटस खो चुकी है? सर गिनना शुरू करो और आपको ये कुछ डिटेल्स भी उन्होंने प्रोवाइड की। इस 250% में एक हैं दो लोग, सीता और गीता, जॉइंट ऑनर्स हैं। बताओ क्या करें? सर इनको एक गिना जाएगा, तो इसमें से 2 घटाओ और एक ऐड करो। क्यों सर? 250 में 2 लोग काउंट हुए ना, तो 2 हटाओ और इनको एक माना जाएगा, इसलिए एक वापस ऐड कर दो। सर साथ ही साथ बोला गया 30 फॉर्मर एम्प्लॉइज हैं, सर इनको माइनस कर दो। साथ ही साथ बोला गया सर 22 प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं, इनको भी माइनस कर दो। और फिर देखो क्या ये नंबर्स, क्या ये लिमिट 200 के नीचे आ गई? तो ये लिमिट कितनी होगी सर? ये लिमिट होगी 197। मतलब ये 200 से नीचे है, मतलब ये 200 से नीचे है तो अपना स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड का इस कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 200 गिनते समय क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस आपको ध्यान, क्या क्या इंक्लूजन्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सेक्शन, जिसका सेक्शन था 268, जिसमें 3 रेस्ट्रिक्शन है। पहला राइट टू ट्रांसफर द शेयर, दूसरा एक्सेप्ट ओपीसी, ओपीसी हटा दो, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, और तीसरा था डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। और 200 गिनते समय आपको ज्वाइंट होल्डर्स को 2 और मोर पर्सन हु होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन द कंपनी ज्वाइंटली, मेन वर्ड क्या है? ज्वाइंटली। आप डायरेक्ट मत लिखना, मेन वर्ड क्या है? ज्वाइंटली। आप डायरेक्ट मत लिखना, दे आर द ज्वाइंट होल्डर्स लिख सकते हैं, पर अवॉइड करना। शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, है ना। ये था एक प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो जिसको हम बोलते हैं। फिर था सेकंड प्रोविजो जो प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉइज को हटाने की बात करता है। चलो साहब ये तो हो गई डेफिनेशन। अगर कोई फीचर्स पूछ ले तो कैसे कैसे फीचर्स लिखोगे? बोलते जाओ फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200, ओपीसी में सिर्फ 1, ये ध्यान रखिएगा। पहला फीचर, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड। सेकंड, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए साहब? 2, ओपीसी में 1, मैक्सिमम सर 200। एक्सक्लूडिंग, इन 200 को गिनते समय आपको किसको नहीं लेना है? आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स एंड erstwhile employees कम member, मतलब past employees कम members. Next, right to transfer restricted. Next, invitation restricted. Next, small company is a private limited company and OPC can only be formed as private limited company. ये था बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अगर वो फीचर्स पूछ ले तो मैंने डेफिनेशन अलग कर दी और फीचर्स अलग कर दी। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ा, जिसमें लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा ना हो आगे पार्ट पीछे सपाट। तो दोस्तों वापस से अपना दिमाग की घट्टी को हम घुमाएंगे और फिर से सारी चीज़ों को रिवाइंड करेंगे। चलिए हम आ गए हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो था लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल्थ। सबसे पहला लिफ्टिंग का मतलब लुकिंग बिहाइंड द कंपनी as a legal person that is disregarding the corporate entity and instead क्या देखना है? Paying regard to the legal facet, paying regard to the realities behind the legal facet। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोर्ट इग्नोर करती है कंपनी को और कंसर्न करती है टू डिसरिगार्ड द, जब भी कोर्ट इग्नोर करती है और अपना ध्यान, अपना कंसर्न डायरेक्टली टू द मेंबर्स और मैनेजर्स पे लगा देती है, तो माना जाएगा द कॉर्पोरेट विल इज सेट टू हैव बीन लिफ्टेड, सेट टू हैव बीन पियर्स्ड। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा कि लॉ डिसरिगार्ड करेगा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को इस बात पर कि कंपनी इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। इस कंसेप्ट को कब वो डिसरिगार्ड करेगा अपने शेयर होल्डर्स को और कंपनी को अलग मानने की जगह एक मानेगा। ये 5 केसेस। सबसे पहला टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, इसका इंपॉर्टेंट केस था डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। दूसरा टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज इन इशू, और इसका केस था एस बेरेंसन लिमिटेड वर्सेस कमीशन ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। तीसरा टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, जिसमें वर्कर्स ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस था, जिसमें कंपनी इसलिए डिवाइस की गई, इसीलिए बनाई गई, द सोल पर्पस टू डिवाइस द कंपनी था वो था अपने वर्कमैन को बोनस ना देना पड़े, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करना टारगेट था। तो कोर्ट ने बोला भैया हम कॉर्पोरेट विल को फाड़ते हैं और दोनों को एक मानेंगे। फोर्थ केस फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट, एक्ट एज एन ट्रस्टी ऑफ द मेंबर और अनदर कंपनी। किसके लिए काम कर रहे हैं साहब? ये इनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई है, दे हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ किसके? इन फेवर ऑफ देयर प्रिंसिपल। और केस का नाम है मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। और आखिरी था कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। केस का नाम था गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, हॉर्न में ई लगाना मत भूलना। ये था हमारा लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। नेक्स्ट था कंपनी को क्लासिफाई करो सर ऑन द बेस ऑफ लायबिलिटी। पहली लिमिटेड बाय शेयर, जिसमें लिमिटेड कितनी लायबिलिटी होती है? मेमोरेंडम बोलता है उसका की लायबिलिटी टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स जो हेल्ड कर रखे हैं। ऐसा कोई कंपनी हो तो कहलाएगी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 221, सेक्शन 221 जो कि बोलता है कि कंपनी जिसकी लायबिलिटी अपने मेमोरेंडम से लिमिटेड है टू सच अमाउंट, कितनी सर? एज द मेंबर्स में रेस्पेक्टिवली अंडरटेक, अपनी खुद की लायबिलिटी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं
टू contribute to the asset in the case the company is being wound up. तीसरा, unlimited company, sir, members do not have any limit. Not having any limit on the liability of the member. In such a company, liability ceases when the member ceases या membership ceases, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. उसका एक राइट जरूर है, उसकी लाइबिलिटी है टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज, पर राइट है टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स. ये ध्यान रखिएगा. ऑफिशियल लिक्विडेटर उनको वाउंडिंग अप के समय बुला सकता है और उनकी लाइबिलिटी उस समय होगी अनलिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीसी सेक्शन 262 इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर. एंटरप्रेन्योरशिप कॉर्पोरेशन को प्रमोट कर रहा है. सेक्शन 3(1)(c) बोलता है कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो भी प्रिस्क्राइब की जाएगी देख लेंगे, एटलीस्ट 1 मेंबर होना जरूरी है. एलिजिबिलिटी सर 3 कंडीशन, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट जो कम से कम नॉट लेस देन 182 डेज रहा हो ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर. साथ ही साथ वो एलिजिबल होगा टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, वो एलिजिबल होगा टू बिकम अ नॉमिनी. एक माइनर ना तो मेंबर बनेगा, ना माइनर नॉमिनी बनेगा, ना वो शेयर होल्ड करेगा. नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन, 4 तरह की रेस्ट्रिक्शन थी. पहला, एक कंपनी जो कि ओपीसी है उसको सेक्शन एंड कंपनी में कन्वर्ट मत करना, पब्लिक प्राइवेट में कुछ केसेस में हो सकता है. दूसरा, वो कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के इन्वेस्टमेंट करने का काम नहीं करेगी. तीसरा, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी, ना ही वो एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी बनेगा. फोर्थ वन, वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकता अनलेस 2 years हैज एक्सपायर्ड और इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक्सेप्ट कौन से केस में कर सकता है. पहला था व्हेन द पीयूएससी एक्सीड्स 50 lakhs और दूसरा था इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 crore. ये बात ध्यान रखिएगा. मेमोरेंडम में 4 बातें बोली गई थी. पहला, इंडिकेट द नेम ऑफ दैट पर्सन जो सब्सक्राइबर की डेथ में सब्सक्राइबर के इनकैपेसिटेट होने पर होल्ड करेगा मेंबरशिप. दूसरा, उससे प्रायर रिटर्न कंसेंट लो, आरओसी को इन्फॉर्म करो. तीसरा, वो अपनी कंसेंट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है. चौथा, मैं नोटिस देके उसको भी बाहर कर सकता है. और पांचवा, ये ध्यान रखिएगा, इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी अल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम. ये था आपका ओपीसी. नेक्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड. सर, सेक्शन है हमारा 268 जिसमें बोला गया मिनिमम कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब्ड और हैविंग द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन बाय आर्टिकल्स. नेक्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड सेक्शन 268, एक ऐसी कंपनी विच इज हैविंग सम मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर होता है तो, एंड बाय विच इट्स आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल के थ्रू क्या करता है. पहला, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर. दूसरा, एक्सेप्ट ओपीसी, रेस्ट्रिक्ट द लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. उसमें पहला प्रोविजो बोलता है कि 2 or more person who are holding shares, और पहला प्रोविजो बोलता है 2 or more person holding 1 or more shares in a company jointly. jointly के बाद क्या बोलोगे, they may be treated as single member, 1 member ही माना जाएगा. सेकंड प्रोविजो बोलता है provided further that a person who are in the employment. दूसरा, who have been formally in the employment and were members of the company, और बोला गया and have continued to be members after the employment ceased shall not be included in the counting of these 200 members. और तीसरी रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन, किससे सर, फ्रॉम द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स. फीचर्स बोलो भैया फटाफट. पहला, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल. सर, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. ओपीसी में एक ही मेंबर होता है. सर, फीचर्स क्या क्या होंगे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के. सबसे पहला, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल. दूसरा, मिनिमम नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीचर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सर, पहला, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल. दूसरा, मिनिमम 2 मेंबर या ओपीसी में 1 मेंबर. मैक्सिमम सर 200 में क्या हटाओगे. तो ध्यान रखिएगा अपना और अच्छे से याद कीजिएगा मेरे साथ. आई होप आपको इसमें पूरी हेल्प मिल रही होगी. तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर 20 डेज प्लेज का. कंपनी का सेकंड पार्ट था हमारे पास ये. अब आप ध्यान से इसको याद कीजिएगा. आई होप आपको याद हुआ भी होगा 70 to 80% मेरे साथ साथ, और पुराने सारे पार्ट भी आप याद करते हुए चल रहे होंगे. हमारा इस 20 डेज प्लेज का पर्पस सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं है, सिर्फ तालियां बजवाना नहीं है. टारगेट है स्टूडेंट का भला होना चाहिए, उसको एग्जाम में आंसर के साथ चेतन मंत्री भी याद आ जाए, बस यही टारगेट है. तो अपना ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं फिर से आपसे मुलाकात करूंगा. राधे राधे.